जब मेरी शादी हुई पहले महीने से ही मुझे पता चलने लगा कि शायद मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। मेरी बेटी बैठी थी आराम से मैगजीन देख रही थी और वो मैगजीन देखते देखते एक ट्रेन क्रॉस करता है और वो ट्रेन क्रॉस करते ही उसको वो हार्ट स्ट्रोक आ जाता है। कवर अप कर दिया मेरे बच्चे को और बोला कि आप लेके उतर जाओ और अब आप ट्रेन में नहीं ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि ये एक डेड बॉडी है। जब उसने मेरा गला दबा दिया था और मुझे ऐसे लगा कि और शायद ही कुछ सेकंड्स बचे हैं, अदरवाइज मैं खत्म। उस सेकंड मेरे दिमाग में तब पहली बार ये सोच आया। नमस्ते, मैं संगीता सिंह। आई एम द को फाउंडर ऑफ बेजवुड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। मैं एक छोटे से शहर से, जिसको कोल माइंस ऑफ इंडिया के हिसाब से जानते हैं, एक छोटा सा शहर उड़ीसा में, तालचेर। मैं वहाँ से बड़ी पली बढ़ी वहाँ पर, और बेसिकली हूँ यूपी से। जब मैंने अपना 10th कंप्लीट किया, देन आई वाज ए वेरी गुड स्टूडेंट। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, जैसे नॉर्मली होते हैं लड़कियों के। मैंने भी सोचा था कि मैं अच्छे एक स्टूडेंट, अच्छा MBA करूँगी, काफ़ी बड़े बड़े सपने थे। बट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, जबकि ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में मैंने सोचा कि यार ठीक है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला मुझे और मैंने शादी कर ली। सेकेंड ईयर में जब मेरी शादी हुई, पहले महीने से ही मुझे पता चलने लगा कि शायद मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। जब मुझे पता चला कि मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड, जो कि इतने प्यारे थे, पहले शादी से पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में कुछ 1 महीने के एग्जाम्स जब मेरे खत्म हो गए ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का, उसके बाद मुझे धीरे धीरे उन लोगों का सब कुछ पता चलने लगा कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं एक लड़की को नीचा दिखाने के लिए। बाद में 1 महीना गया, फिर मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की पढ़ाई भी चल रही थी, साथ में घर के काम भी चलते थे, सब कुछ होता था एक साथ ही सब कुछ। मैंने ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन भी रखा। फिर मैंने सोचा कि इसके आगे मैं कुछ और पढ़ूंगी, MBA करूंगी। बट मेरे पति और मेरे इन-लॉज, अकॉर्डिंग टू देम, मेरे को कुछ नहीं करना था, क्योंकि मैं अब शादी कर चुकी थी, तो मुझे वहाँ घर संभालना है, परिवार संभालना। तो मैंने भी एक अच्छा स्टूडेंट होने के बाद मैंने भी सोचा नहीं ठीक है, घर परिवार पहले होता है, पहले बच्चे होते हैं, पहले फैमिली वाले होते हैं, उनको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई वगैरह तो ठीक है, हस्बैंड जॉब करेंगे, कमाएंगे, हम खाएंगे बैठ के। ये था थॉट प्रोसेस। और मैं एक अच्छे स्टूडेंट से एक प्रॉपर हाउसवाइफ बन गई, जो सुबह 5 बजे उठती थी और रात के 2 बजे सोती थी। ये मेरा डेली का रूटीन था। उसके बाद धीरे धीरे पता चलते गया, यार चलो ठीक है, हम रह रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक ढल गया हर चीज़, वो एक फ्लो में ही चलता रहा। अच्छा है, बुरा है, मुझे उतना जज नहीं करना आता था। कोई मुझे डांट रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, अच्छा ठीक है, यही सब अच्छे, यही लाइफ है, ऐसे ही चलता है सब कुछ। 2008 में मेरी बेटी हुई, जिस अक्टूबर महीने में, और 1 महीने के बाद ही हमें पता चल गया कि शी इज़ नॉट लाइक नॉर्मल चाइल्ड, शी वॉज ए स्पेशल चाइल्ड। वो, उसको हार्ट का प्रॉब्लम था और हमें 1 महीने में पता चल गया था कि वो हमारे साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि उसको जो बीमारी थी वो क्योर नहीं किया जा सकता था। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, क्योर नहीं कर सकते, डॉक्टर ने बोल दिया, हर किसी ने बोल दिया। फिर जाकर मेरा फिर भी एक था कि नहीं, मैं अपने बच्चे को कैसे भी हो बचाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा करियर कुछ भी नहीं था, मेरे को अपना घर परिवार देखना था। तो एक माँ के हिसाब से उसका पहला बच्चा, मैं कितना भी चाहते हुए भी, डॉक्टर से बात करते हुए भी, मेरी उम्मीद नहीं टूट रही थी। मैं नहीं कैसे भी हो, मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी, ये मेरा एम था। बट मेरे घर परिवार, ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड, उन लोगों का कहना रहता था, जब डॉक्टर बोल चुका है, जब डॉक्टर ऑलरेडी बोल चुका कुछ नहीं हो सकता है, नहीं रहेगी हमारे साथ, बेसिकली उनके टिपिकल वर्ड रहते थे, मर जाएगी, तुमको उसके लिए क्यों कुछ करना है, वो कौन सा तुम्हारे साथ रहने वाली है। मेरे को लगता था उस एज में, मैं बस 22-23 साल की थी, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं यार, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, दुनिया इतना आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ तो इलाज होगा ही होगा। तब तालचेर जैसा एक छोटा शहर के लिए बैंगलोर एक बहुत बड़ा जगह था, जहां मैंने सोचा कि अगर सत्य साई बाबा हॉस्पिटल में अगर जाती हूँ, वहां पर बहुत लोगों के बच्चों के इलाज होते थे। मैं हमेशा उस समय टीवी देखना, मैगजीन्स पढ़ना, कहाँ पे इलाज हो सकता था, कहाँ क्या किया जा सकता था, तो वो सब करती रही, हमेशा करती रही। एक दिन ऐसा आया कि हमें मिला हॉस्पिटल का नंबर, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बोला आप बच्चे को लेके आ जाओ। वो था 2010 जुलाई का महीना, 21 तारीख, आज भी डेट याद है मुझे।
मैं अपने हस्बैंड को बोली कि हम चलते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट कराएँगे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे हस्बैंड, जब वो ठीक नहीं हो सकते मेरे को एफर्ट नहीं डालना है। मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे बहुत सारे काम हैं, मेरे मीटिंग्स है, मेरा ये है, मेरा वो है। मैं बोली अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप हमारा टिकट कर दो, हम चले जाएँगे और अब जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम जाओ लेकर और वापस मैं आऊँगा तुम लोगों को लेने के लिए। उन्होंने ऐसे बोला, मैं बोली हाँ, अच्छा ठीक है। मैं तब 23-24 साल की थी बस। एक अकेले बच्चे को लेकर, दैट टू एक बीमार बच्चे को लेकर ट्रेन में स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रही थी मेरे भाई के एक फ्रेंड के साथ। मेरे भाई का फ्रेंड जो कि खुद ही 17-18 साल का होगा बच्चा, और उस मेंटालिटी और उस एज के साथ जब आप एक फोकस लाइफ के साथ चलते हो कि नहीं मुझे ये करना ही है, तब बहुत सारी अड़चनें आती है। बहुत लोगों ने मना किया, नहीं जाना, अकेले नहीं जा सकती हो। और उस समय तक मैं बाहर कभी निकली नहीं थी। एक तालचेर से मैंने भुवनेश्वर तक कभी ट्रैवल अकेले नहीं किया था। तालचेर से मैं बैंगलोर जा रही थी, रास्ते में सामलकोटा करके एक स्टेशन है जो कि आता है आपका, आई थिंक आफ्टरनून के टाइम में 12 साढ़े 12 कुछ हो रहे थे। मेरी बेटी बैठी थी आराम से, मैगजीन देख रही थी और वो मैगजीन देखते देखते एक ट्रेन क्रॉस करता है और वो ट्रेन क्रॉस करते ही उसको वो हार्ट स्ट्रोक आ जाता है। तो हार्ट स्ट्रोक जब भी इन 2 सालों में उसे आता था, हर कोई मुझे दे देता था कि तुम्हारा बच्चा तुम पकड़ लो और तुम पकड़ो, देखो उसको क्या करना है। वो उतने तकलीफ में भी वो आधा घंटा 1 घंटा जो भी उसको दर्द होता था, पता नहीं क्या होता था, क्योंकि आज तक वो बोलती नहीं थी तो मुझे कभी पता नहीं चला। तो मुझे पता था कि ट्रेन में जब उसको वो स्ट्रोक आया, मुझे समझ आया कि उसको कैसे हैंडल करना है और वो ठीक हो जाएगी। तो एक हाफ एन आवर चला गया, मैं स्लीपर से, मुझे टीटी ने सेकंड एसी में शिफ्ट कर दिया कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पे बैठो, थोड़ा ओपन एयर लगेगा, उसको अच्छा लगेगा वहाँ पर। मैं वहाँ जाके बैठी, मैं पैसेज वाले सीट में बैठी थी। मैं अपने बच्चे को ऐसे लेके बैठी हूँ गोद में, एंड वो नॉर्मली जैसे होती है, अटैक्स आते हैं जब, तो वो नॉर्मल पूरा शांत हो गई थी। मैं उसको पकड़ी थी ऐसे, उसके चेस्ट पे यहाँ पे ऐसे-ऐसे कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को उसकी धड़कनें नहीं पता चल रही थी, क्योंकि आप जब छोटा बच्चा रहता है तो इतना पतला रहता है कि आप उस पे रखोगे तो वो हार्ट बीट्स पता चलेगा आपको, बट वो नहीं चल रहा था मेरे साथ। मुझे उस समय लगा कि मतलब कुछ तो हो गया है, बट मैं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। उस ट्रेन में एक ऐसा डॉक्टर नहीं था, एक डॉक्टर नहीं था कि जो कि आपको इमरजेंसी फैसिलिटी दे, मेडिकल फैसिलिटी दे, इमरजेंसी आपका हैंडल कर ले। क्योंकि आपको मिलेंगे स्टेशन पे, आपके पास डॉक्टर्स रहेंगे, पर होता क्या है कि आपका नेक्स्ट स्टेशन आते आते तक मे बी ऐसा कुछ हो जाए कि आप उसको रिकवर ना कर पाओ वापस। तो उस समय वो मोमेंट एक ऐसा था जबकि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई अपने बच्चे के लिए। नेक्स्ट स्टेशन आया, उन्होंने हमें उतार दिया, ट्रेन टीटी वगैरह सब जो भी थे वो उन्होंने उतार दिया, कवर अप कर दिया मेरे बच्चे को और बोला कि आप लेके उतर जाओ और अब आप ट्रेन में नहीं ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि ये एक डेड बॉडी है तो आप नहीं ट्रैवल कर सकते हो। तो हमें वापस अब ओडिशा आना था। वहाँ से एम्बुलेंस करके होल नाइट ट्रैवल करके मैं अपने बच्चे के डेड बॉडी के साथ ओडिशा वापस आई। ओडिशा वापस आने के बाद मेरी बेटी का जो भी काम होता है वो सब कुछ खत्म होने के बाद मैं जब अकेले रहती थी, तो मेरे हस्बैंड, उनके फैमिली वाले, सब कोई हमेशा ये बोलते थे कि तुम्हारे कारण मेरी बेटी चली गई। ऐसा लगता था जैसे मैंने ही अपने बच्चे को खुद से मार दिया है। मारपीट करना, बेल्ट से मारना, बंद रखना घर में लॉक करके, ये सब चीजें होती थी। ये सब मुझे नॉर्मल लगता था, ये मेरी नॉर्मल लाइफ है, मुझे लगता था यही लाइफ है, ऐसे ही होता है सबके साथ। और तब मुझे 1 साल तक ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही डिप्रेशन में हूँ, जो कि अब हमें समझ आता है कि हम डिप्रेशन में हैं, बट उस टाइम पे ये वर्ड्स भी नहीं पता था कि क्या होते हैं। तब लगता था यार मुझे छोड़ दो, बस अकेले रहने दो, बस चुपचाप बैठे रहने दो, मुझे कुछ नहीं करना है। देन दैट वाज द मोमेंट जब मुझे मुझे चाहिए था, मुझे एक बच्चा चाहिए था जिसको कि मैं वापस से प्यार कर सकूं, केयर कर सकूं, उसको बड़ा होते हुए देखूं। क्योंकि मेरी बेटी जो थी वो कभी ना चलती थी ना उठती थी, पूरे पूरे दिन मैं उसको कैरी करके घर के सारे काम करती थी। तो मुझे वो लगता था कि मुझे एक बच्चा चाहिए, वो बच्चा मेरा नीड हो गया था, अदरवाइज मैं नहीं रहती फिर। तो जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई, हर महीने अच्छे से सब चेकअप होता था, सब कुछ होता था। सब कुछ होने के बाद अगस्त 22 को मेरा सेकेंड बेबी हुआ। तब मुझे ऐसे लगा कि मैं वापस से जिंदा हो गई हूँ और अब मुझे जीने का एक रीजन मिल गया था
क्योंकि ससुराल वाले पति, उनसे एक्चुअली मुझे कोई कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ रीजन नहीं थे वो लोग जीने का, वो मेरा एक ड्यूटी था जो कि मैं करती थी। मेरा एक हस्बैंड है, मेरे एक ससुराल वाले हैं, उन सबको मुझे सब कुछ करना है, बस यही मेरे लाइफ का एम था। जब मेरा बेटा हुआ तब मेरे पास और एक रीजन मिला लाइफ जीने का। आपके पास एक उम्मीद आ जाती है कि आप जियो, अब जीना है आपको। वो चला, 1-2 साल का मेरा बेटा हो गया। बीच में ये सारी मेरी हस्बैंड की जो भी चीजें थी वो वैसे ही कंटिन्यूटी में रही। वो अपना पीना, मारपीट करना, ये सारा चीजें चलता रहता था। तो जब तक मेरा बेटा छोटा था तब तक शायद उसे समझ ना आए, पर जब वो 2 साल का हो गया था, होली का वो दिन था, उससे पहले, होली से पहले मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में वो डिस्कशंस हुए कि आपको अपने घर से इतने पैसे लाने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं। मैं बोली देख लो, अब मैं अपने पापा से 1 रुपया कुछ नहीं मांगने वाली हूँ। आपको रहना है रहो, नहीं रहना आप मेरे को छोड़ दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप नहीं ला सकते अपने पापा से, एक काम करो, आप जॉब करो और उतना पैसा आप मुझे चुकाओ। जो कि ऐसे लग रहा था वो मेरा एक बिजनेस पार्टनर है जिसको कि मैंने उससे कुछ कर्जा खाया हुआ है और मुझे उसको रिटर्न करना है वो पैसा। मैं बोली अच्छा ठीक है। उस समय भी मैं रेडी हो गई कि चलो हाँ, यही लाइफ है, ऐसे ही चलना है, सब कुछ ऐसे ही होगा, सब ऐसे करते रहना है। और ये सब मैं इसलिए सहती रही कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं उससे प्यार करके शादी की हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, तो वो ही मेरा लाइफ है, वो ही मेरा सब कुछ है, उसके लिए ही मुझे ये सब कुछ सहना है, सब कुछ सब संभालना है। और इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है कि औरतें अलग होने से पहले लाखों करोड़ों बार सोचती हैं, बिकॉज सोसाइटी आपके ऊपर इतना प्रेशर डालता है कि आपका ये धर्म कर्म है, आप यहाँ से अलग नहीं हो सकते हो अगर आप शादी कर लिए हो। और हमारे जैसे छोटे शहर में, जहाँ मेरे पापा भी वहीं जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड भी वहीं जॉब करते थे, तो साथ में ही अगर मैं ऐसा कोई स्टेप लेती हूँ अलग होने का, तो उनका क्या होता था कि यार सोसाइटी के 4 लोग जाके वो बोलते थे कि यार आपकी बेटी ये कर ली, आपकी बेटी वो कर ली। ऐसे सब चीजें होती थी जो कि मेरे को फिर मेरे घर की तरफ से भी एक मेंटल आपको मिलता है कि नहीं बेटा, एडजस्ट करो, जितना एडजस्ट कर सकते हो एडजस्ट करो। ऐसे होते गया, फिर मैं इसके लिए मैं जॉब करने के लिए भी रेडी थी। मैं अपने बेटे को लेके, वो मुझे भुवनेश्वर छोड़ के आ गया, वहां एक रूम दिला दिया कि तुम यहाँ रहो, जॉब करो और बेटे को संभालो, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था 2 साल का, तो रह नहीं सकता था अपने पापा के साथ। तो मैं वहां भुवनेश्वर में रहने लगी और सुबह अपने बेटे को डे केयर में छोड़ती थी, फिर उसके बाद जॉब जाती थी, फिर जॉब से आती थी शाम को, फिर अपने बेटे को डे केयर से वापस लाती थी। ये मेरा डे टू डे रूटीन हो गया। फिर वो हमसे वीकेंड्स में मिलने आता था, सैटरडे संडे को। उसके बाद होली का वो दिन था, होली के एक दिन पहले मैंने उसे फोन किया, बोला कि एक काम करते हैं, होली तो फेस्टिवल है, तो घर पे घर वालों के साथ मनाएंगे, घर वाले भी चाहते हैं बेटे के साथ खेलना, तो मैं घर आ जाती हूँ। और इवन मेरी सिस्टर इन लॉ भी रहती थी वहीं पे भुवनेश्वर में, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम कल सुबह की अर्ली मॉर्निंग ट्रेन से घर आएंगे। तो उसने मुझे बोला नहीं, तुम घर नहीं आ सकती हो, क्या जरूरत है घर जाने का, तुम ऑफिस काम करो, ये करो, वो करो, घर आने का जरूरत नहीं है। मैंने उससे वही डिस्कस किया जो कि नॉर्मल है, आप ऐसे फेस्टिवल वगैरह में घर ही जाते हो, आप नहीं अकेले एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो फिर भी मैं जिद करके घर गई। तो जिस दिन होली था, हम घर पहुंचने के बाद रेडी होके अपने ससुराल जा रहे थे, जो कि वहां से हार्डली एक 5 किलोमीटर दूरी पे है। मैंने ऐसे ही सारा पैकिंग वैकिंग कर लिया, होली का जो भी कपड़े वगैरह जो भी चाहिए थे। फिर अचानक से किसी एक बात में, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं आऊं, तो एक छोटा सा कुछ बात हुआ, बहस होकर इतना ज्यादा हो गया वो चीज कि मारना, बेल्ट से मारना, बहुत बहुत गंदा हो गया वो सब चीज। उसके बाद लास्ट मोमेंट एक था जब उसने मेरा गला दबा दिया था, और मुझे ऐसे लगा कि और शायद ही कुछ सेकंड्स बचे हैं, अदरवाइज मैं खत्म। पर उसी समय मेरा बेटा मेरा ऐसे पैर पकड़ के रो रहा था, क्योंकि कुछ तो हो रहा है हल्ला गुल्ला, तो उसको समझ नहीं आ रहा था। वो बस 2.5 साल का था, तो वो मेरा पैर पकड़ के रो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को क्लियरली एक ही वर्ड बोला। उस सेकंड मेरे दिमाग में तब पहली बार ये सोच आया कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। मैंने क्लियरली बोला कि अगर मेरे इस बच्चे को कुछ होता है तो मैं आप लोगों से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो जैसे ही मैंने ये बात बोला, उसने मुझे छोड़ दिया। इस चीज से मुझे ये समझ आता है कि अपने लिए आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। कोई आपके लिए नहीं खड़ा हो सकता है, कोई भी नहीं, जब तक आप खुद के लिए नहीं खड़े होगे। होली का त्योहार हम लोगों ने मनाया अच्छे से, फिर मैं भुवनेश्वर वापस चली गई। देन अपना रूम चेंज कर लिया मैंने, उसे नहीं बताया मैं कहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। फिर मेरे घर वालों को इन्फॉर्म किया, उनको बताया कि अलग होना चाहती हूँ मैं, ये सब। तो वो भी सोसाइटी के प्रेशर में वो लोग भी ये चाहते थे कि क्यों अलग होना है, और थोड़ा समझा लो, हम समझाएंगे, ये वो। मैं बोली देख लीजिए, मैं 8 साल इस चीज को संभाली हूँ,
अपने से मेरे से जितना हो पाया मैंने अपना 100-200% दिया है। लेकिन चीज़ें कुछ हद तक अब ऐसी हो गई हैं कि या तो मैं उसके साथ अब रह सकती हूँ, अलग रह सकती हूँ उससे, या तो फिर मैं कुछ कर लूँगी। और कल को आप चाहते हो कि सोसाइटी आके आपको ये बोले कि आपकी बेटी को अलग हो जाना चाहिए था, कुछ करना नहीं था। तो बेटर है कि मैं आज ही अलग हो जाती हूँ। तो मेरे मॉम-डैड भी मुझे वो उस मेंटल स्टेज को उनको समझ आया। वो बोले, "हाँ, ठीक है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अलग हो जाओ।" तो अलग होने के बाद फिर उनके फैमिली वाले मेरे घर आए थे, तो मेरे पापा ने क्लियरली बोला था कि नहीं, मेरी बेटी अब नहीं रहना चाहती है उसके साथ, तो अलग खत्म किया जाए सब कुछ, सब खत्म हो गया। मैं भुवनेश्वर में रहने लगी, फिर मैं वहाँ जॉब करती थी, डे टू डे लाइफ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन मेरे पापा ने मुझे कॉल किया, बोला बेटा अगर तुम अभी जो ग्रेजुएशन लेवल पे जॉब कर रही हो, तो तुम अपने आपको और अपने बेटे को एक अच्छा लाइफ नहीं दे सकती हो। वो आपका जो डे टू डे के बाद आपकी महँगाई हर चीज़ जो बढ़ेगी, तो आपके पास वो सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं रहेगा कि आप कुछ कर सको, और आप ऑलरेडी 7-8 साल पढ़ाई से दूर रह चुके हो, जॉब नहीं था, कुछ नहीं था। तो आप एक काम करो, आप एमबीए कर लो, और एमबीए करने के बाद सी कैसे क्या मैनेज। तो हम मेरा सबसे बड़ा उस समय प्रॉब्लम या फिर रीज़न बोल सकते हैं नहीं करने का, मेरा बेटा, क्योंकि वो बस 2 एंड हाफ इयर्स का था उस समय, और मैं सोचती थी कि उसको अकेले कहाँ कैसे छोड़ूँ। उस समय मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे पापा ने मेरे लिए स्टडी लोन लिया और मेरे को बैंगलोर भेजा पढ़ने के लिए, और मेरे बेटे को, जो कि मेरा 2.5 साल का बच्चा, उसको मैंने अकेले वहाँ पे छोड़ दिया। मे बी उस समय भी सोसाइटी बहुत सारी बातें करते थे, कैसी माँ है देखो, एक तो पति से अलग हो गई, ऊपर से अकेले गुलछर्रे उड़ाने के लिए बेटे को भी छोड़ दिया। ये सब चीज़ें बहुत-बहुत सुनी मैंने हर दिन, ये हर दिन का वर्ड था। लेकिन मेरे दिमाग में बस उस समय भी ये एक पॉइंट हमेशा क्लियर रहता था कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है, जिससे कि मैं खुद को, अपने पेरेंट्स को, अपने बेटे को एक अच्छा फ्यूचर दे सकूँ। जो कि मेरा हस्बैंड हमेशा कहता था कि मेरे बिना तुम क्या कर लोगी? कुछ नहीं हो तुम, यहाँ के लिए कुछ नहीं हो। मैं बोली ठीक है, दैट वाज़ अ चैलेंज। वो मैंने उस चीज़ को चैलेंज लिया, खुद को चैलेंज किया कि मैं कर सकती हूँ ये चीज़। फिर मैं बैंगलोर आई, एमबीए किया मैंने, 3rd सेमेस्टर में ही मेरा इंटर्नशिप हो गया। फिर आई वाज़ अ सीनियर एचआर एक आईटी फर्म में, मैं वहाँ जॉब भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, दोनों हो रहा था साथ में ही। चलते-चलते 2017 में मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे कि यार जॉब से तो बैंगलोर में नहीं चल पाएँगे, और मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ था कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। और हमें भी पता है कि एचआर में, और आप एक नॉर्मल से एमबीए कॉलेज से निकल कर आपको एक अच्छा पैकेज तो नहीं मिलने वाला। तो मैंने फिर हम लोगों ने डिसाइड किया और वो रिस्क लिया। 2017 में तब एक अच्छा खासा पैकेज था मेरा, जो कि मेरा लाइवलीहुड, मेरे बेटे का थोड़ा बहुत खर्चा उठाने के लिए काफ़ी था। मेरे 1-2 फ्रेंड रियल एस्टेट सेक्टर में जॉब करते थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ का इनकम कैसा है, आप कितना लगाते हो और आपको कैसा इनकम आता है। बट मेहनत बहुत था, बिकॉज़ मैं एक तो सेल्स बैकग्राउंड से नहीं थी, दैट टू बिज़नेस लाइन से तो मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं है। और तीसरा चीज़, आप एक अननोन शहर में हो, जहाँ की आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम, हर चीज़ होगा, और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन ही जाकर एक सीए पता किया, सीए से जाकर मिले, जाकर वहाँ पर हम 3 फ्रेंड थे, मैं और मेरे और 2 फ्रेंड, हम तीनों गए, हम सीए से मिले, बात-वात किया, सब कुछ किया। कंपनी स्टार्ट कर ली। कंपनी स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट मोमेंट ही रेरा एक ऐसा लाइसेंस है जो कि आपको रियल एस्टेट में काम करने के लिए चाहिए होता है, जो कि 2017 में स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने सोचा यार क्या बिज़नेस करेंगे? बिज़नेस तो स्टार्ट हो गया, लेकिन कंपनी सेटल हो गई, लेकिन अब बिज़नेस कैसे करना है? क्योंकि रेरा आ गया, आपको रेरा लेने के लिए अलग से पैसे पे करने होते, और खुद की मार्केटिंग के लिए अलग से पैसे क और हमारे पास पैसे नहीं थे, बिकॉज़ हम सब अनएम्प्लॉयड उस समय बैठे थे। तो हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करके 35,000 का एक मैजिक ब्रिक करके पोर्टल है, जहाँ से कि मोस्टली आपको रियल एस्टेट का लीड्स आता है, वो लिया। तो 35,000 का वो पोर्टल लेने के बाद हम सोच रहे थे कि हम महीना कैसे निकालने वाले हैं हम। 35,000 का तो पोर्टल ले लिया। अब लेने के बाद जब पहला लीड आया था, वो लीड ही हमें लगा यार 10-5 लीड ऐसे आते गए, कोई नहीं आता था, कोई प्रॉपर्टी नहीं देखता था, कुछ नहीं होता था। 1 महीना निकल गया, 1 महीने बाद हमें लगा कि ये नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हम सेल्स से नहीं हैं और हम रियल एस्टेट के नहीं हैं, हम बिज़नेस हमें नहीं आता है करना। तो हम लोगों ने जिस दिन छोड़ने का डिसाइड किया, आज भी याद है मुझे, वो थर्सडे की इवनिंग थी। हम छोड़ने वाले थे कि कल से बंद कर देंगे, अब नहीं होगा, 35,000 हमारे डूब गए, अब हमारे पास पैसे नहीं है।
तो जिस दिन छोड़ने का था उसी दिन मुझे रात के 9:30 बजे एक कॉल आता है एंड दैट वाज द फर्स्ट क्लाइंट जो कि नेक्स्ट डे ही मेरे थ्रू 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी लेता है। और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जब हम लोगों ने सोचा यार गुल्लक के भी पैसे से खाना खाना पड़े तो खाएंगे, पर अब यही बिजनेस करना है। फिर हम लोग वैसे स्ट्रगल करते करते, क्योंकि इस लाइन में कैसा है, आप बेचने के बाद सेम डे आपको पैसे नहीं मिलते हैं, यू नीड टू वेट एटलीस्ट 6 to 8 months। 6 से 8 महीना खुद को चलाना, दैट टू बैंगलोर जैसे शहर में, बहुत टफ है। और रात रात भर हम बैठ के बिजनेस पोर्टल्स में अपने सारे लीड जनरेशन के लिए प्रॉपर्टी पोस्टिंग करते थे, दिन भर सबसे मिलते थे। ये सारा हमारा मेन डे टू डे लाइफ था, जो कि आज के डेट में हमारे पास मोर देन 15 एम्प्लॉइज हैं। मेरे पास बैंगलोर के एक अच्छे से लोकेशन में एक ऑफिस है। ऐसे करते करते बिजनेस आज के डेट में 35,000 से 3 करोड़ पहुंच गया है और लाइफ आज के डेट में एटलीस्ट टेक ऑफ तो कर चुकी है। बिजनेस, करियर, सब कुछ टेक ऑफ कर चुका है। आज की सोसाइटी में बिजनेस मोस्टली लड़के ही करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है जो कि लड़कियां नहीं ले सकती, या फिर लेती अब ले रही हैं, पहले नहीं लेती थी। और रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा है जिसमें लड़कियां तो कभी नहीं आती हैं और लड़के ही कर सकते हैं। ये सोसाइटी का मिथ है। आज के डेट में मैं वो एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी एक वुमेन के लिए, एक फीमेल के लिए, कि रियल एस्टेट क्या, कोई भी फील्ड हो, लड़कियां हर जगह सब कुछ कर सकती हैं। और आप ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब मैं फीमेल हूं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, आपको 4 लोग 4 बात बोल रहे हैं तो आप वो 4 बातें तो पहले भूल जाओ। कौन है वो 4 लोग हमें नहीं पता। आपको अपने रास्ते में फोकस्ड होके चलना, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, पहले प्रायोरिटी अपने आप को देनी है, खुद को देनी है, तभी आप दूसरों को बहुत कुछ दे सकते हो। तो जाते जाते मैं उन औरतों से ये कहना चाहती हूँ जो आज भी इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं और उसी फैमिली के साथ रहना चाहती हैं, कि आप कर सकते हो, आप अपने लिए देखो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर मैं खुद को देखती हूँ आज से 10 साल पहले, तो मैं क्या थी? मैं कुछ नहीं थी। मुझे लगता था मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ अपने लाइफ में। अगर मैं एक वुमेन होके एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।